फ्रेंड्स, मैं देवेनारी, और जैसा कि आपको पता है अभी आपके विज्ञान का पेपर होने वाला है ना, 13 तारीख के दिन। तो विज्ञान की पेपर कक्षा 10 के विद्यार्थी कैसे करें, इसके बारे में हम थोड़ी सी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है इस बार विज्ञान में त्रैमासिक परीक्षा में आपका अध्याय 1, 2, 6, 7, 10 और 11, ये 6 अध्याय में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे ही अध्याय में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि हमने अब तक 2 पेपर देख लिए हमारे, और दोनों पेपर से हमने ये सबक लिया है कि किसी भी प्रकार का पेपर आपका जो है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यही पेपर जो है आपका आने वाला है। लेसन हो या मैथ्स हो, कुछ भी हो, इंग्लिश का पेपर हमने देखा, मैथ्स का पेपर हमने देखा, हिंदी का पेपर हमने देखा, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि डीप में से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि व्यवस्थित तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में हम अध्याय 1 और अध्याय 2 इसमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, यदि आपको उनके आंसर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके से पूछ सकते हैं, मैं आंसर भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और यदि आपको और तैयारी करनी है तो मैंने क्वेश्चन बैंक में सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हैं। आप प्लीज जाकर उन सारे ही जो है लेसन्स को 1, 2, 6, 7 और 10, 11 को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने उसमें प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। और ये जो वीडियो है मैं इसको जो है 3 पार्ट्स में बनाने वाला हूं। आज की वीडियो में हम 1, 2 अध्याय देखेंगे, इसके बाद 6, 7 और उसके बाद में 10, 11 अध्याय देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो केमिकल इक्वेशन होती है, जो समीकरण होते हैं, वो किसे कहते हैं। ठीक है, आपने अध्याय पढ़ा होगा, लेसन पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा। सबसे पहला तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। तो ये तो 100% डेफिनेटली आता ही परीक्षा में। तो मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है, इसमें देखो लिखा है आपका, क्रियाकलाप भी लिखा है कि रेगमाल से रगड़ कर साफ क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की धुंधली परत चढ़ी होती है वो साफ हो जाए और वो क्या कर सके, वो जल सके। ठीक है, उसके ऊपर वायु में वो जब रहता है, खुले में रहता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, उसको जो है रेगमाल से घिसकर हटाया जाता है, ऐसे ही साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करें कि रासायनिक समीकरण, केमिकल जो रिएक्शन से होती है वो क्या होती है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक तरफ तो जो है जैसे लिखा है यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों ही मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो इधर है ना, इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, इधर क्या रहते हैं, अभिकारक रहते हैं, और राइट हैंड साइड, ठीक है, दाएं हाथ की तरफ क्या रहते हैं, उत्पाद रहते हैं। तो जब अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ तरफ जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो भैया अभिकारक बोला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं कि उत्पाद कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो दाएं हाथ तरफ उत्पाद रहते हैं और बाएं हाथ तरफ अभिकारक रहते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है इस अध्याय में से। अगला है कि जो है रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं, है ना, उसको जो है संतुलित भी होना चाहिए। संतुलित यानी कि उनके जो है जैसे इधर जितने परमाणु है उतने उधर होने चाहिए, बराबर इक्वेशन, मतलब मात्रा समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैग्नीशियम के 2 है ना अणु लिए और इधर मैग्नीशियम के 4 कर दिया आपने, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपने क्लास में से पढ़ाई होगा, आई होप ये मेरे को पता है। तो देखिए आपके सामने है लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड, है ना, अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर ले कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये अध्याय आपको तैयार करना, हिट एंड ट्रायल विधि जरूर देखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, और इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ना, इसको तो आप डेफिनेटली याद करके जाइएगा, मैंने आंसर बता दिया आपको। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के जो है प्रकार यानी कि जैसे संयोजन अभिक्रिया भी होती है, वियोजन अभिक्रिया भी होती है, विस्थापन अभिक्रिया भी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है। तो जितने भी ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं वो सारी अभिक्रिया के प्रकार आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बैंक के जितने वीडियो बनाए हैं सब में इसके आंसर हैं, आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर देखिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में और कि अब क्या आने वाला है आगे आपके इसमें। देखिए यहाँ पर ये है ना, इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है यहाँ सूर्य के प्रकाश में क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो रहता है, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। क्यों होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। तो मान लो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन आपके सामने जो है आ जाए और कहा जाए कि इसमें भैया जो ये सिल्वर और क्लोरीन में क्यों बढ़ गया सिल्वर क्लोराइड, को वियोजन अभिक्रिया के कारण। क्यों? क्योंकि वियोजित हो गया, खंड खंड में टूट जाना उसको वियोजन कहते हैं, और दो चीजों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पर। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया के बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है। उपचयन और अपचयन, वेरी इंपॉर्टेंट। उपचयन क्या होता है? उपचयन का अर्थ ये होता है कि ऑक्सीजन का जो है बढ़ना उपचयन कहलाता है ना, और अपचयन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का घटना अपचयन कहलाता है। बस ये ध्यान रखिएगा आप, घटना यानी कि अपचयन, बढ़ना यानी कि उपचयन। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट के लास्ट में आप देखेंगे। विकृत गंधिता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई। विकृत गंधिता क्या होती है? जैसे जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उनमें चिप्स खराब ना हो ज्यादा समय तक, तो उनको जो है बाहर की ऑक्सीजन से बचा के रखा जाता है। तो जो तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियां होती है उनमें उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और उपचयन की गति को धीमा करना ही क्या कहलाता है ना, उसको क्या बोलते हैं कि उसमें से विकृत गंधिता को खत्म कर देना। तो विकृत गंधिता क्या होती है ना, इसके बारे में हमने देखा। अब जब लोहे की कील को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो भैया विलयन का जो रंग है, विलयन का रंग बदलने के कारण क्या होता है कि जो लोहा होता है ना, उसका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। विस्थापन यानी कि वो दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है और लोह सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद करिएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो पार्ट के अंत में आए हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको देखना है तो आप जो है क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो परीक्षा में डेफिनेटली आता है ना, डेफिनेटली आता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, चौथा वाला। और इसके बाद में आपको इसमें से क्या याद करना है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बताइए, और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और वियोजन संयोजन अभिक्रिया के वृत्त क्यों कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके अलावा ये देख लिए विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर देखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया 15वां क्वेश्चन आपको याद करना है। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बस ये आपको याद करना है। इसके अलावा आपको किसी भी पेपरबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने 3 पेपर देख लिए कि किसी भी पेपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा है। हमको डीप नॉलेज होना ही चाहिए, हमको तैयारी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपको तैयारी करनी है ना, दिल से तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षा में अंक जुड़ने वाले हैं 5% और कॉपियां भी बाहर जा रही है, तो आपको बिल्कुल तैयारी के साथ एग्जाम देना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये तो भैया आने वाला है, ये भी है ना। और तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में आपको पता होना चाहिए। संक्षारण यानी कि जब लोहे में जंग लगती है ना, तो जंग लगने से उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, तो वही तो है, संक्षारण कर दिया हमने, उसको बचा लिया। और विकृत गंधिता की जो है ना, चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उनमें वायु रोधी बनाया जाता है उनको, ताकि वो खराब ना हो, बदबू ना मारे, उसको विकृत गंधिता ही तो कहते हैं। ओके, तो ये अध्याय 1 से हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब हम बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में। ठीक है ना, अध्याय 2 के बारे में देख लीजिए। आपको एक ऐप से भी मैं बताऊंगा जिसके आधार पर आप जो है सारे ही क्वेश्चंस जो है निकाल सकते हैं, सारे लेसन निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम अध्याय 2 के बारे में बात करते हैं। अध्याय 2 अम्ल और क्षार के बारे में है आपका। अब अम्ल और क्षार देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से लेते हैं इस लेसन को भी हम।
और आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी, है ना। देखिए अम्ल, क्षार एवं लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें से भी जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं, जैसे हमको पता है कि अम्ल के बारे में तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अम्ल भैया क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। दो चीजें तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, अब जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी देखो, ये आपके सामने लिखा है ना, कि अम्ल, देखो ये अम्ल और धातु, ठीक है, यहाँ पर लिखा ना, ये अम्ल और धातु, तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली। धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया उसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये फट फट की आवाज करती है ना, ये बुलबुले निकलते हैं। चलिए इसके बाद में ये हो गया आपका, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ। देखो ये पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। और आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। जली, है ना, जली विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है, ये भी आपको पार्ट में से याद करना है, तैयार करना है, इसको देखना है क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन से दूसरा, कौन सा दूसरा क्वेश्चन है कि अम्ल का जली विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। और शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, ये भी आपको याद करना ही है। ठीक है, और इसके बाद में आपको पीएच स्केल, पीएच स्केल तो बहुत ही डेफिनेटली याद होनी चाहिए। पीएच स्केल अब क्या होती है पीएच स्केल, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए पीएच स्केल का अर्थ ये होता है, ये रही आपकी पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में क्या है कि जैसे मान लो आपका 7 है, ये 7 है यहाँ पर, ठीक है, 7 से ऊपर जब भी हम जाएंगे तो जिसका पीएच 7 से ऊपर रहेगा वो क्षार रहेगा, जिसका पीएच 7 से नीचे रहेगा वो अम्ल रहेगा। बस ये आपको याद करना है। ठीक है, ये यदि आपने याद कर लिया, भैया 7 से नीचे जाएंगे तो अम्ल, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षार, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। शुद्ध जल का पीएच तो भैया 7 होता है, और रक्त का पीएच 7.4 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। और जो नींबू होता है उसमें अम्ल होता है क्योंकि उसका पीएच 2.2 होता है। और हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जठर रस होता है, जो जठर ग्रंथि से निकलता है, उसका पीएच भी लगभग 2 के बराबर होता है, 1.2 ये आपके इसमें लिखा है ना। तो वो भी क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाता है वो। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हम इनो लेते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसका पीएच 10 होता है ना, ये याद होना चाहिए आपको। और है ना, अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। हमारे पाचन में पीएच का क्या अर्थ होता है। और आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बस ये आपको याद होना चाहिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, संतरे में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर तो डेफिनेटली आता है परीक्षा में। और जो दूध होता है खट्टा, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल होता है, नेटल का डंक जो होता है उसमें मेथेनॉइक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये सारणी आपको, ये टेबल याद करनी कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। इसमें से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे 2 नंबर के। ओके, अब आगे बात करें यहाँ पर, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है कि साधारण नमक, है ना, NaCl इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद में क्लोर क्षार अभिक्रिया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और यही क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ध्यान रखिएगा आप, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। ये आप याद कर लीजिएगा, है ना, डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है कि जब जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है शुष्क बुझे हुए चूने के साथ किस की क्रिया से होता है, तो भैया क्लोरीन की क्रिया से होता है, बस ये याद रखिएगा। और विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का उपयोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी जो हम खाना खाते हैं, जो सोडा हम अपने भोजन में मिलाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, उसमें जो मिलाते हैं वो बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है।
ठीक है, ये लिखा आपका कि आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पीएच के मान की जांच की थी कि आप मतलब स्थापित कर सकते हैं इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में। यह दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है, खाना पकाते समय से गर्म पानी में निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लो बिल्कुल इसको, ये बेकिंग सोडा होता है। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा होता है। ठीक है, सोडियम में जब हाइड्रोजन भी मिल जाता है, कार्बोनेट और सोडियम और हाइड्रोजन तीनों मिलकर बेकिंग सोडा बनाते हैं। और सोडियम और कार्बोनेट जो रहता है वो क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा होता है। बस ये याद रखिएगा आप। ओके, आगे बात करेंगे हम धोने का सोडा। ये देखिए आपका है ना, धोने का सोडा जो रहता है ये, इसके उपयोग क्या है आपको पता ही है, कपड़े में से भैया मेल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्रिस्टलन का जल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 है ना, हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, बस ये याद रखिएगा आप तो। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन आ गया है ना, ये बेकिंग सोडा CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है ना, ये विरंजक चूर्ण है, सॉरी बेकिंग सोडा नहीं, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण है। क्या नाम है इसका, विरंजक चूर्ण है। ओके, और खाने का जो सोडा रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ओके, और ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्या बनाता है, अभी हमने देखा, आपके ऊपर है, देखा ना, क्या आप पढ़ते हैं पर ध्यान नहीं रखते हैं। ये यहाँ पर देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन आया था, ये है ना, कि विरंजक चूर्ण शुष्क बुझा हुआ चूर्ण, इसके साथ क्लोरीन की जब हम करेंगे क्रिया तो विरंजक चूर्ण बनने वाला है या बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ गए आपके क्वेश्चन। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया बताइए। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट है ना। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो रहता है वो आपका खाने का सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट जो है कपड़े धोने का सोडा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ये मेरे जो मैंने विज्ञान की प्रश्न बैंक बनाए उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा आप यहाँ पर ये। ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना को आदररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और धोने का सोडा में बेकिंग सोडा के दो उपयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे आपको बता दिए, अध्याय 1 और 2 पूरा करवा दिया आपको। इसमें कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। लेकिन विज्ञान की तैयारी आपको मैं करवाऊंगा, मेरे साथ आप बने रहिएगा, है ना। परसों के दिन आपका पेपर है, लेकिन तब तक हम अध्याय 1, 2, 6, 7, 10, 11 है ना, तीनों ही वीडियो तीनों पार्ट्स में हम कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी में करवाऊंगा विज्ञान की। थैंक यू।